आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो सिर्फ दो लड़ाकू विमानों की टेक्निकल कंपैरिजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है ग्लोबल आर्म्स पॉलिटिक्स की, अरबों डॉलर के बाजार की और एक ऐसे प्रचार युद्ध की जहां धारणा को हकीकत पर हावी करने की कोशिश की गई। बिल्कुल। एक तरफ था अमेरिका का F-35 जिसे भविष्य का हथियार कहा जा रहा था, और दूसरी तरफ फ्रांस का राफेल। तो हमें जो स्रोत मिले हैं उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक विमान जिसे बदनाम करने की पूरी मुहिम चली, आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा। बिल्कुल, और ये पड़ताल दिखाती है कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में हथियारों की बिक्री सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं होती। हाँ, उससे कहीं ज्यादा होती है। ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक संदेश भी होती है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये लड़ाई थी मार्केटिंग की चमक दमक और युद्ध के मैदान की कठोर सच्चाई के बीच। और इसके नतीजे तो काफी हैरान करने वाले थे। बहुत ज्यादा। नतीजों ने दुनिया के कई देशों को अपनी रणनीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कुछ साल पहले तक अमेरिका का F-35 वो तो दुनिया का सबसे चर्चित लड़ाकू विमान था। गेम चेंजर, हाँ। गेम चेंजर बताया जा रहा था। लेकिन स्रोत बताते हैं कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही थी। F-35 की बिक्री लगभग रुक सी गई थी। हाँ, रुक गई थी। और इसकी कई वजहें थी। सबसे पहली और बड़ी वजह तो थी इसकी अविश्वसनीय लागत। अच्छा। ये इतिहास का सबसे महंगा हथियार प्रोग्राम बन चुका था। अच्छा। और दूसरी बात, ये कई तकनीकी समस्याओं से जूझ रहा था। जैसे इसके सॉफ्टवेयर में हजारों बग्स थे, इंजन में दिक्कतें आ रही थीं, और इसकी मेंटेनेंस वो तो एक बहुत बड़ा सिरदर्द थी। मतलब ये वो परफेक्ट हथियार नहीं था जिसका वादा किया गया था। बिल्कुल नहीं। और इसी बीच फ्रांस का राफेल वो चुपचाप कई देशों में अपनी जगह बना रहा था। F-35 से सस्ता था, भरोसेमंद था, और सबसे जरूरी बात, ये युद्ध के मैदान में खुद को साबित कर चुका था। और यहीं से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। स्रोत में एक दावा है कि अपने विमान की गिरती साख को देखते हुए F-35 के पक्ष में एक तरह का सूचना युद्ध शुरू किया गया। हाँ, एक इंफॉर्मेशन वॉर। और इसी सिलसिले में एक अजीब घटना हुई जब पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने एक भारतीय राफेल को मार गिराया है। हाँ, और ये दावा बहुत ही सुनियोजित तरीके से फैलाया गया। लेकिन अगर हम स्रोत को देखें तो इसमें एक दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? जिस समय ये दावा किया गया, उस समय भारत का कोई भी राफेल विमान उस इलाके के आसपास भी नहीं था। सच में? हाँ, ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी थी। इसका मकसद सिर्फ राफेल की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना था, ताकि जो देश उसे खरीदने की सोच रहे हैं उनके मन में एक शक पैदा हो जाए। एक मिनट, ये बात थोड़ी हैरान करती है। क्या अमेरिका वाकई अपने बड़े सैन्य सहयोगी फ्रांस के प्रोडक्ट को इस तरह नीचा दिखाने में मदद करेगा? और यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प परत है। ये दिखाता है कि जब खरबों डॉलर का बाजार और वैश्विक हथियार उद्योग पर दबदबे की बात आती है तो जो कभी-कभी व्यावसायिक हित रणनीतिक दोस्ती पर भारी पड़ जाते हैं। F-35 सिर्फ एक विमान नहीं है, ये अमेरिकी सैन्य औद्योगिक शक्ति का प्रतीक है। और स्रोत के मुताबिक राफेल की सफलता को उस प्रतीक के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। तो एक तरफ ये प्रोपेगेंडा चल रहा था और दूसरी तरफ भारत। बिल्कुल, भारत अपने नए राफेल जेट्स को पूरी तरह से ऑपरेशनल बनाने में लगा था। और फिर स्रोत के अनुसार भारत को इन दावों का जवाब देने का एक ऐसा मौका मिला जिसे वे ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। ये ऑपरेशन क्या था? इसने कहानी को कैसे बदला? ऑपरेशन सिंदूर ये इस पूरे खेल में एक डिसाइसिव मोड़ था। भारत की तरफ से एक बहुत ही साहसी और कह सकते हैं रणनीतिक कदम था। अच्छा। यहाँ राफेल का इस्तेमाल स्टैंड ऑफ मोड में किया गया। अब कई लोगों को लगता है कि इसका मतलब सिर्फ सीमा पार किए बिना हमला करना है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। तो स्टैंड ऑफ मोड को थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। इसका मतलब सिर्फ सीमा पार न करना है या इसमें कोई और भी खास तकनीक शामिल है? बिल्कुल, स्टैंड ऑफ का मतलब सिर्फ दूरी बनाए रखना नहीं है। इसका मतलब है ऐसी स्मार्ट मिसाइलों का इस्तेमाल करना जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा खुद कर सकती हैं, जैसे स्कॉल्प मिसाइल। अच्छा। राफेल का कमाल यह है कि वो इन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए एक बेहद स्थिर और सटीक प्लेटफॉर्म देता है और दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना ऐसा कर सकता है। तो ये सिर्फ मिसाइल दागना नहीं है? नहीं, ये दुश्मन के इलाके में बिना घुसे एक पूरी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है।
भारतीय राफेल विमानों ने अपनी सीमा के अंदर रहते हुए ही पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट कर दिया। इसका नतीजा तो जबरदस्त रहा होगा। पाकिस्तान को तो पता भी नहीं चला होगा कि हमला कहाँ से हुआ। बिल्कुल, उन्हें हमले का पता तब चला जब लक्ष्य तबाह हो चुके थे। वाह। और यहीं पर हमें हमारा पहला बड़ा सबक मिलता है। जमीनी हकीकत हमेशा प्रचार पर भारी पड़ती है। पाकिस्तान और अमेरिकी प्रचार तंत्र का पूरा नैरेटिव एक ही ऑपरेशन में ध्वस्त हो गया। मतलब एक ही मिशन ने सारे दुष्प्रचार की हवा निकाल दी। हाँ, और साथ ही ये भी साबित कर दिया कि राफेल खरीदने का भारत का फैसला कितना सही था। दुनिया ने देखा कि राफेल सिर्फ बातों का विमान नहीं बल्कि एक असली फोर्स मल्टीप्लायर है। मतलब फ्रांस के लिए सिर्फ एक व्यापारिक जीत नहीं थी, बल्कि उनकी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर लगे दाग को धोने जैसा था। बिल्कुल। वे चुपचाप बैठे थे, पर जाहिर है सही मौके का इंतजार कर रहे थे। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। स्रोत बताते हैं कि फ्रांस इस दुष्प्रचार से बहुत आहत था। ये उनकी इंजीनियरिंग का, उनकी सैन्य प्रौद्योगिकी का अपमान था। ऑपरेशन सिंदूर ने उन्हें वो सबूत दे दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसने राफेल को एक बैटल प्रूवन यानी युद्ध में परखे हुए विमान के तौर पर स्थापित कर दिया। तो जमीन तैयार हो चुकी थी, प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका था, राफेल की काबिलियत साबित हो चुकी थी। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। हाँ। और ये एक ऐसे मंच पर आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, यूक्रेन का युद्ध क्षेत्र। हाँ, ये इस कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है। यूक्रेन एक ऐसे युद्ध में फंसा है जहां उसकी आजादी दांव पर है। बिल्कुल। उसे ऐसे हथियारों की जरूरत है जो भरोसेमंद हो, असरदार हो और तुरंत काम करें। उसे अमेरिका और नाटो का पूरा समर्थन भी हासिल है। तो सब यही मानकर चल रहे थे कि अगर यूक्रेन को आधुनिक लड़ाकू विमान मिलेंगे तो वो F-35 ही होंगे। हाँ, जाहिर सी बात है। और फिर उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। 100 राफेल S-4 F-35 के ऊपर। ये तो बहुत बड़ा फैसला है। बहुत बड़ा। स्रोत इसके पीछे यूक्रेन की क्या सोच बताता है? क्या ये सिर्फ परफॉर्मेंस की बात थी? ये एक रियलिटी चेक था। एक देश जो हर रोज अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है, वो मार्केटिंग ब्रोशर या भविष्य के वादों पर दांव नहीं लगा सकता। सही बात है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि यूक्रेन ने प्रदर्शन और भरोसे को कीमत और राजनीतिक दबाव पर तरजीह दी। राफेल एक तैयार, परखा हुआ और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, जबकि F-35 वहीं F-35 अपनी तमाम खूबियों के बावजूद अभी भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। यूक्रेन ने पास इतना वक्त नहीं था कि वो किसी विमान की समस्याओं के ठीक होने का इंतजार करे। उन्हें एक ऐसा हथियार चाहिए था जो आज अभी काम करे। और यूक्रेन का वो बयान, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये मेरी इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सिर्फ एक विमान खरीदने का बयान नहीं लगता। ये एक बहुत गहरा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश है। इस एक बयान ने F-35 की पूरी ब्रांडिंग को चुनौती दे दी। सोचिए, एक देश जिसे अमेरिका का पूरा समर्थन है, वो अमेरिकी तकनीक के बजाय फ्रांसीसी तकनीक पर भरोसा जता रहा है। इसने तो दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। बिल्कुल। कि क्या F-35 का प्रदर्शन वाकई उसकी एस्ट्रोनॉमिकली हाई कीमत को सही ठहराता है? और यही हमारा दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो ये अमेरिका के लिए सिर्फ एक व्यावसायिक नुकसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनकी साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये एक असाधारण झटका है। और फ्रांस के लिए ये एक असाधारण जीत है। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने सिर्फ विमान नहीं बेचे, उसने अमेरिका के वर्षों के प्रचार और दबदबे को एक झटके में तोड़ दिया। अब दुनिया भर के देशों के लिए एक नया विकल्प खुल गया है। सही है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा विमान कागज पर बेहतर दिखता है। अब सवाल यह है कि जब आपकी जान पर बना आए, जब देश का अस्तित्व दांव पर हो, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? और यूक्रेन ने इसका जवाब दे दिया है। हाँ, अब स्रोत के अनुसार यूक्रेन ने इसका जवाब बहुत साफ तौर पे दे दिया है। तो इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि एक विमान जिसे दुष्प्रचार के जरिए गिराने की कोशिश की गई, पहले भारत के एक साहसी ऑपरेशन और फिर यूक्रेन के एक निर्णायक चयन के बाद विश्वसनीयता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। बिल्कुल। और ये हमें चौथे और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर लाता है, जो कि है, असली युद्ध में कैमरे पर चमकने वाला नहीं बल्कि मैदान में परखा गया हथियार ही जीतता है। ब्रांड नहीं, प्रदर्शन जीतता है। बिल्कुल सही। यूक्रेन का सौदा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने वो चुना जो काम करता है, न कि वो जिसका प्रचार ज्यादा है। ये अमेरिका के लिए एक सबक है और दुनिया के बाकी देशों के लिए एक केस स्टडी। तो संक्षेप में यह कहानी दिखाती है कि सच को प्रचार के पर्दे के पीछे ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। आखिरकार प्रदर्शन ही मायने रखता है। सही कहा। और ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत जरूरी सवाल भी छोड़ के जाता है। क्या सवाल? आज के सूचना युद्ध के युग में, जब मार्केटिंग और प्रचार का शोर इतना ज्यादा है, कोई देश या खरीदार वास्तविक युद्ध क्षेत्र की प्रभावशीलता
और मार्केटिंग के बड़े बड़े दावों के बीच अंतर कैसे कर सकता है। और ये घटना, जहां एक प्रमुख देश ने अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता कम करने का संकेत दिया है, वो भविष्य के सैनिक गठबंधनों और वैश्विक शक्ति संतुलन के बारे में क्या संकेत देती है?